जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग सीएसएफ रूल 2001 का ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले हम लोग सहायक कमांडेंट के कर्तव्य यानी कि सेक्शन 12 तक देख चुके हैं, सॉरी रूल 12 तक देख चुके हैं। सेक्शन जो होता है आपका सीएसएफ एक्ट में होता है और यहाँ पे सिर्फ रूल होता है। और ये रूल बनाया गया है आपका सीएसएफ एक्ट 1968 की धारा 22 में केंद्र सरकार को जो शक्तियां दी गई हैं उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका बनाया है रूल। तो आज हम लोग देखेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप हमारा वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे कोर्स उपलब्ध है आपका 599 में 2023 के एग्जाम के लिए जो वैकेंसी अभी प्रोसेस में है। और अगर आप 2 साल का कोर्स लेना चाहते हैं तो 799 में आपको 2 एग्जाम की वैलिडिटी के साथ है। और सिर्फ सीएसएफ एक्ट एंड रूल का स्पेशल कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको 199 में है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज जो सबसे पहले है आपका चैप्टर है 3। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है तीसरा चैप्टर है आपका। तो देखते हैं चैप्टर 3 यानी कि अध्याय 3 में क्या है, गिरफ्तारी, तलाशी आदि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, सर्च, ईटीसी। क्या है? प्रोसीजर इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को किसी कारणों से अरेस्ट किया जाना है या सर्च किया जाना है, यानी कि गिरफ्तार करना है या तलाशी करना है, तो उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है इस आपके अध्याय में बताया गया है। तो हमारा जो रूल है 13वां रूल, कौन सा रूल? रूल 13 जो है आपका किससे है? अरेस्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है? अरेस्ट से संबंधित है, यानी गिरफ्तारी से। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका? क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो अध्याय 3 है सीएसएफ रूल का चैप्टर 3 वह किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है आपका? पावर ऑफ अरेस्ट एंड सर्च से संबंधित है। इसमें आपका गिरफ्तारी करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। बाकी बहुत और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। बस आपका रूल याद रखिए, 13वां रूल है, ठीक है। उसके बाद हमारा 14वां है रूल 14, तलाशी यानी कि सर्च के बारे में। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछ देता है कि तलाशी लेने का, ठीक है। अच्छा, वो अगला सेक्स रूल में है, सॉरी वो अलग अगला रूल में है। बस यहां से याद रखिए रूल 14 किससे है आपका? तलाशी से। फिर हम लोग आ जाते हैं रूल 15। 15वां नियम क्या है? विहित रैंक, विहित रैंक यानी कि प्रिस्क्राइब्ड रैंक। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इस सेक्शन से कई बार जो है कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि तलाशी लेने के लिए, क्या करने के लिए? तलाशी लेने के लिए जो विहित रैंक होगा क्या होगा? तो आप याद रखेंगे अवर अधिकारी यानी कि हेड कांस्टेबल। कौन? हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल जो होता है अवर अधिकारी, क्या बोलते हैं हम इसको? अवर अधिकारी बोलते हैं हेड कांस्टेबल को। फिर अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट अगला अध्याय में। तो आपका चैप्टर 3 किससे था? गिरफ्तारी, तलाशी आदि की प्रक्रिया से। अब हमारा आ जाता है चैप्टर 4।
चैप्टर 4 किससे संबंधित होने वाला है? बल में भर्ती यानी अपॉइंटमेंट टू द फोर्स। बल में भर्ती किससे सब हो जाएगा? रिक्रूटमेंट टू द फोर्स। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि जो हमारा चैप्टर 4 है किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बल में भर्ती से संबंधित है, यानी कि रिक्रूटमेंट टू द फोर्स से संबंधित है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा। फिर हम लोग आ जाते हैं रूल 16 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है आपका 16वां नियम। 16वां नियम क्या है? नियुक्ति की शक्तियां यानी पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट किसको है? पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट। नियुक्ति की शक्तियां नियुक्ति की शक्तियां जो है, अब देखिए कर है अधिनियम यानी एक्ट और रूल के हिसाब से उप निरीक्षक और निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की नियुक्ति कौन करेगा? डीआईजी के द्वारा। किसके द्वारा? डीआईजी के द्वारा की जाएगी। किसकी नियुक्ति? सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की नियुक्ति। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ देगा कि उप निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, और किस आपके रूल में है? रूल 16 में है। उसके बाद एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल आपका, इनकी नियुक्ति कौन करता है? कमांडेंट। और इनको अगर मान लीजिए रिजाइन भी देना है तो ये किसको देंगे? जो इनका नियुक्ति रिक्रूटमेंट जो अधिकारी होता है उसी को ये रिजाइन भी देते हैं। वरिष्ठ कमांडेंट या कमांडेंट द्वारा। यहाँ पे आपका सीनियर कमांडेंट भी लिख लीजिएगा, सीनियर कमांडेंट भी, कमांडेंट या सीनियर कमांडेंट। अगला हमारा है रूल 17। कौन सा नियम है? रूल 17। बल में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें यानी कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट टू द फोर्स क्या है? बल में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें यानी कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट टू द फोर्स। क्या क्या कंडीशन है आपका कि कोई व्यक्ति बल में तब तक नहीं पात्र होगा जब तक कि सबसे पहला कंडीशन क्या दिया है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। जो आपका ए है इसका पहला, क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या कहता है? इसी का ए का ही, वह ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग का होना चाहिए जो केंद्रीय सरकार समय समय पर क्या करता है? घोषित करता है। बी, वह अच्छे नैतिक चरित्र का होना चाहिए यानी गुड मोरल होना चाहिए। क्या? गुड मोरल कैरेक्टर का होना चाहिए।
और फिर क्या कहता है, वह केंद्रीय सुरक्षा बल के चिकित्सा अधिकारी या किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी या किसी सरकारी अस्पताल या औषधालय के श्रेणी 1 के सहायक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रमाणित परिशिष्ट ग में विविध प्रारूप में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अभिप्राप्त नहीं करता है। तो इसमें आपका ABC में, ठीक है, यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बात करता है कि आपका C टाइप का जो है मेडिकल प्रमाण पत्र, वो भी A1 ऑफिसर से, क्या A1 जो मेडिकल का ऑफिसर होता है, A लेवल का ऑफिसर होता है मेडिकल का, वो आपको कौन सा C, आपको अपेंडिक्स C टाइप का मेडिकल देगा, ठीक है। परिशिष्ट C का मतलब, परिशिष्ट ग का मतलब क्या हुआ, अपेंडिक्स C टाइप का। फिर हम लोग आ जाते हैं अगला जो है निरर्हता, यानी किन कंडीशन में आपको क्या किया जाएगा, डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह किया है और कंडीशन दिया है, लेकिन वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 5 पे। किस चैप्टर पे, चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 किससे संबंधित है आपका, सीधी भर्ती। किससे चैप्टर 5 किससे संबंधित है, सीधी भर्ती यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपका क्या है, रूल 19। रूल 19 में क्या है, पदों का नाम है, उनका वर्गीकरण है और वेतनमान है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका रूल 20। कौन सा इंपॉर्टेंट है, रूल 20। इसमें क्या दिया है, भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अहर्ताएं। और रूल 22 इंपॉर्टेंट है। रूल 22 में क्या है, कार्डर के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है, कार्डर के बारे में बताया है। कार्डर का मतलब क्या हो गया, जैसे आपको पता है कि 3 ब्रांच होता है, एक तो हो गया आपका मिनिस्ट्रियल ब्रांच, एक तो फायर सर्विस और एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो क्या कहा जाता है कि तीनों का प्रमोशन जो होगा और ये सब चीजें जो चीजें होंगी, यानी सीनियरिटी हो गई, प्रमोशन हो गया, फिर आपका कंफर्मेशन हो गया, ये सब कैडर वाइज होगा, यानी कि अलग अलग होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबको मिला के होगा। कैडर का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सभी का प्रमोशन जो हो गया, फिर आपका कंफर्मेटी हो गया, ठीक है, कंफर्मेशन हो गया, और सीनियरिटी ये अलग अलग होगा, कैडर वाइज होगा, यानी मिनिस्ट्रियल का अलग होगा, फायर सर्विस का अलग होगा, एग्जीक्यूटिव का अलग होगा। फिर हमारा आ जाता है चैप्टर 6। कौन सा चैप्टर, चैप्टर 6। चैप्टर 6 किससे संबंधित है, प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन। ये आपका चैप्टर 6 है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रतिनियुक्ति किस चैप्टर में है, ठीक है। तो आपका किस चैप्टर में है, चैप्टर 6 में है। फिर हमारा चैप्टर 7, इसमें एक आपका नियम है, नियम है 23, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से हम लोग नियम को नहीं देखेंगे। फिर हमारा है चैप्टर 7। कौन सा चैप्टर है, 7वां चैप्टर है प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन के बारे में है, और रूल है आपका 24। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं
यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्रमोशन आपका किस चैप्टर में है, तो चैप्टर 7 में है। अब कह रहा है योग्य कांस्टेबल यानी कि एलिजिबल कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल जो 15 या 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, जो योग्य कांस्टेबल हैं या हेड कांस्टेबल हैं, 15 या 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, यथा स्थिति हेड कांस्टेबल या सहायक उप निरीक्षक के रैंक में उनके सेवा अभिलेखों के आधार पर उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी के अनुमोदन से किसके द्वारा पदोन्नत किए जा सकते हैं, कमांडेंट के द्वारा पदोन्नत किए जा सकते हैं। तो देखिए, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से एएसआई, पदोन्नत इनको कौन करेगा, कमांडेंट साहब करेंगे। कौन करेगा, कमांडेंट करेंगे। और अनुमोदन कौन करेगा, अनुमोदन करेंगे डीआईजी। कौन करेंगे, डीआईजी। लेकिन ये भी दिया हुआ है कितने वर्ष की सेवा पे, तो 15 या 20 वर्ष की सेवा पे। क्या कह रहा है, 15 या 20 वर्ष की सेवा के बाद, ठीक है। कितना सेवा होना चाहिए, 15 और 20 ईयर सर्विस। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 15 या 20 वर्ष का सेवा कौन करेगा, कमांडेंट करेंगे। और अनुमोदन कौन करेगा, डीआईजी करेंगे। अप्रूवल कौन करेगा, डीआईजी करेंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 8 पे। कौन सा चैप्टर है हमारा, चैप्टर 8, जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, हम लोग वही देखेंगे, ठीक है। चैप्टर 8 में क्या है, विशेष उपबंध। क्या है, विशेष उपबंध। विशेष उपबंध का मतलब क्या हो गया, स्पेशल प्रोविजंस। क्या कह रहा है, व्यक्तियों के कुछ प्रवर्गों के लिए विशेष उपबंध यानी स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्संस। क्या है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्संस, यानी इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो ज्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ठीक है। बस आप याद रखिएगा, रूल लिख लीजिए 27। आपसे क्या पूछा जा सकता है, इस पे ज्यादा डिपेंड रहेंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा। क्या पूछ सकता है, स्पेशल प्रोविजंस किस अध्याय में है, तो चैप्टर 8 में है। और रूल 27 में क्या है आपका, ए लिख लीजिए, व्यक्तियों के कतिपय प्रवर्गों के लिए विशेष उपबंध। क्या है, व्यक्तियों के कतिपय प्रवर्गों के लिए विशेष उपबंध। ये आपका किस रूल में है, 27 में है। फिर हम लोग आ जाते हैं 28। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रूल 28 से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पावर टू रिलैक्स। जैसे आपका भर्ती होता है, मान लीजिए फॉलोअर का, कांस्टेबल फॉलोअर, इन सब चीजों का फॉलोअर का, उसमें किसको पावर होता है, मेडिकल से संबंधित रिलैक्स देने का। मेडिकल के अलावा, सॉरी, मेडिकल के अलावा पावर टू रिलैक्स किसके पास होता है, तो डायरेक्टर जनरल के पास होता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है।
तो पावर टू रिलैक्स यानी कि शिथिल करने की शक्ति, शिथिल करने की शक्ति किसके पास होगी? आपका डायरेक्टर जनरल के पास। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? सीधी भर्ती के समय कांस्टेबल की पात्रता का कोई मापदंड मेडिकल के अलावा, ध्यान दीजिएगा, मेडिकल के अलावा कौन रिलैक्स दे सकता है? तो डायरेक्टर जनरल जो है रिलैक्स दे सकते हैं। अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे आपका जो आपकी पेनाल्टीज हैं और उसका प्रोसीजर क्या है। तो इस वीडियो में यहां तक ही। तो इन सब चीजों को आप नोट्स कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करिएगा, तभी ये चीजें याद रहेंगी। कोशिश करिएगा 10 रुपए का डायरी लीजिए, एक एक्ट के लिए, एक रूल के लिए, और इसको जब भी आप ड्यूटी पर रहते हैं, जैसे गेट ड्यूटी हो गया या कहीं भी ड्यूटी रहते हैं, तो बार बार उसको क्या करिए, आप देखते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।